मित्रों नमस्कार। खबरों के पीछे की खबर पर आपकी नज़र। न्यूज़ लेंस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल है। मैं सुधेंदु ओझा आज आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं और आज हमारी इस चर्चा का विषय, आज हमारे खबर का विषय भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है। इसको लेकर के हम इस पर चर्चा करेंगे। आप जानते ही हैं कि दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में भाजपा जो है प्रमुख पार्टी है, प्रमुख सत्ताधारी दल है। राज्यसभा में भी उसकी सदस्यता लगभग 94-95 सदस्य हो गए हैं हालिया राज्यसभा चुनावों के बाद में, और लोकसभा में उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त ही है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में केवल लोक प्रतिनिधि ही वोट डालते हैं। लोक प्रतिनिधि का तात्पर्य हुआ कि संसद के दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा का, और राज्यों के जहां जहां पर 2 सदन हैं। दरअसल हम लोगों ने जो पैटर्न केंद्रीय शासन के लिए रखा लोकसभा और राज्यसभा का, ठीक वही पद्धति हम लोगों ने राज्यों में भी अपनाई है। तो राज्यों में एक तो डायरेक्ट इलेक्शन, सीधे चुनाव से जो है, प्रत्यक्ष चुनाव से विधायक चुने जाते हैं, और दूसरे जो है अप्रत्यक्ष वोटों के माध्यम से विधान परिषद के सदस्य होते हैं। वहाँ पर भी 2 सदन जो हैं प्रमुख हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा केंद्र में, तो वैसे ही विधानसभा और विधान परिषद ये राज्यों में हैं। तो जहाँ जहाँ राज्यों में विधान परिषद है और विधानसभा तो है ही है, वो तो मैंडेटरी है। तो विधानसभा और विधान परिषद जहाँ जहाँ हैं, इनके लोक प्रतिनिधियों के वोट भी राष्ट्रपति के चुनाव में काउंट किए जाते हैं, वैध होते हैं, उनकी गिनती की जाती है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि देश के ज़्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है, और नहीं तो भाजपा समर्थित सरकार है। कुछ प्रमुख राज्यों में वहाँ के क्षेत्रीय पार्टियों का, जैसे उड़ीसा में आप जानते हैं बीजू जनता दल है, तेलंगाना में केसीआर हैं, आंध्र प्रदेश में जो है वहाँ रेड्डी हैं, और महाराष्ट्र में जो है भाजपा से हट करके महाविकास आघाड़ी के उस पर उद्धव ठाकरे की सरकार है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, जो कि भाजपा की नहीं, वो कांग्रेस की है। पंजाब में जैसे अभी हाल के चुनावों में भगवंत सिंह मान आप से जो है चुन करके आए हुए, उनकी सरकार है। पश्चिम बंगाल का नाम भूलना नहीं चाहिए, ममता बनर्जी वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस से पहले से ही मौजूद हैं, जो कि भाजपा विरोधी हैं, प्रखर भाजपा विरोधी हैं। किंतु इनके बावजूद देश के और राज्यों में, जैसे बिहार में नीतीश प्रमुख हैं, किंतु जनता दल यूनाइटेड से, किंतु भाजपा समर्थित सरकार है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ में भाजपा की सरकार है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की भाजपा की सरकार है। झारखंड में पुनः सोरेन जी की सरकार है, और वो जो है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा से समर्थित है। किंतु अधिकांश राज्यों में भाजपा के शासक हैं, भाजपा का शासन है, और जहाँ पर भाजपा का शासन नहीं है, वहाँ कुछ क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जो कि कोने में पाले पर बैठी रहती हैं, और हमेशा केंद्र में स्थित जो सरकार होती है उसको मदद करती हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत का जो अगला राष्ट्रपति का चुनाव है, उसमें निश्चित रूप से भाजपा के उम्मीदवार की जीत पक्की ही है लगभग, क्योंकि बीजू जनता दल हो गई, केसीआर रेड्डी वाली पार्टी हो गई, ये पार्टियां जो है अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र का ही समर्थन करेंगी, और भाजपा का ही समर्थित उम्मीदवार विजयी होगा। इसकी एक हिंट हमको इस भी तरीके से मिल रही है कि आप देखिए कि समस्त सभी विरोधी पक्ष की पार्टियों ने एकजुट होकर के ये मांग की थी, ये अनुरोध किया था कि शरद पवार जो है सम्मिलित रूप से विपक्ष का नेतृत्व करें, और राष्ट्रपति पद के लिए वो अगर नामांकन करें तो सब लोग, सारा विपक्ष एक मत होकर के उनको वोट करेगा। किंतु शरद पवार बहुत ही श्वेट
बहुत ही शुद्ध और चतुर और दूर निगाह रखने वाले नेता हैं, वो उन्होंने इस झांसे में आने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपना नाम पर विचार करने से ही मना कर दिया कि मेरे नाम पर विचार ही ना किया जाए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। इसके बाद में विपक्ष के पास में और क्या चारा बचता था। विपक्ष ने बहुत दिमाग लगाया कि भाई अब किसको जो है राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए जो है नामांकित किया जाए। तो वो फारूक अब्दुल्ला साहब के पास में पहुँचे और उनसे अनुरोध किया गया कि आप जो है प्रतिपक्ष का नेता बनना स्वीकार कर लें। किंतु फारूक अब्दुल्ला ने भी इन तमाम समीकरणों पर देखते हुए, विचार करते हुए अपने नाम पर सहमति नहीं दी है। तो जहाँ तक में ये है कि चुनाव की बात अगर आएगी तो निश्चित रूप से भाजपा का पलड़ा बहुत भारी इसमें दिखलाई दे रहा है। और आप जानते हैं कि नए चुनाव की प्रक्रिया की घोषणा जो है चुनाव आयोग ने कर दी है और ये प्रक्रिया 15 जून 2022 से प्रारंभ होगी और 29 जून तक चलेगी। 29 जून तक में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 30 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 18 जुलाई को इस पर जो है चुनाव करवाया जाएगा यदि आवश्यकता पड़ी तो। वर्तमान समय तक में राष्ट्रपति चुनाव के लिए लगभग 15 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी, अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। 11 लोगों ने उम्मीदवारी के लिए पहले दिन ही नामांकन पत्र जमा कर दिया था, जबकि दूसरे दिन 16 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था और इसमें से एक नामांकन पत्र जो है शुक्रवार को दाखिल किया गया। इस प्रकार अब तक में लगभग 27 लोगों का नामांकन अब तक में प्राप्त हो चुका है। यह प्रक्रिया जैसे मैंने अभी कहा कि 29 जून तक में जारी रहेगी। 30 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उसके बाद में जब वैध पाए गए नामांकनों के बाद में ही चुनाव किया जाएगा। अभी तक इस दिशा में भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि भाजपा नेतृत्व के प्रमुख श्री जेपी नड्डा जी और राजनाथ सिंह जी ने विपक्ष से इस विषय पर बातचीत अपनी शुरू कर दी है। वो एक आपसी सहमति की बात कर रहे हैं। अगर कोई आपसी सहमति से नाम उभर करके आएगा तो निश्चित रूप से इसमें चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अगर सहमति नहीं हुई तो जो है इसके ऊपर 18 जुलाई के बाद में ही निर्णय होगा कि कौन कौन से नाम हमारे सामने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उपस्थित हो रहे हैं। चुनाव के लिए एक उम्मीदवार का नामांकन पत्र निर्धारित रूप से जमा किया जाए और प्रस्ताव के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों और समर्थक के रूप में कम से कम 50 लोगों का जो है समर्थन होना चाहिए। आपको ये निर्वाचक, ये समर्थक कौन होंगे, ये निश्चित रूप से राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने चाहिए 50 व्यक्ति। और साथ में ही इसमें आपकी जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 रुपये शामिल है। तो अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद में स्पष्ट होगा कि 15,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन कौन लोग इस मैदान में सामने उतर रहे हैं। धन्यवाद।